हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से जो है करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें प्रीवियस 6 मंथ के जो है टॉप लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो यदि आप नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि ये क्लास किसी भी हाल में जो है मिस मत कीजिएगा। तो डेली आपको जो है करंट अफेयर्स की एक क्लास दी जाएगी, जिसमें टॉप लेवल के प्रीवियस 6 मंथ के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और साथ में ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके ऑप्शनल हैं, तो आप भी जो है इन क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप करंट अफेयर से कितना अप टू डेट रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और प्लीज़ इस क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज की ये क्लास आपको। तो चलिए क्लास देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया है कि एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। पूछ रहा है कि एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए शशिधर जगदीशन, ऑप्शन नंबर बी चंदा कोचर, ऑप्शन नंबर सी रंजीत कुमार और ऑप्शन नंबर डी है एसएस मल्लिकार्जुन राव। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से जो है शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जितना भी प्रश्न कराऊंगा सब कुछ मैं डिटेल में लेके चलूंगा। तो क्या दिया हुआ है, शशिधर जगदीशन जो है एचडीएफसी बैंक के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी होंगे। ठीक है, जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एंड एचआर हेड के जो है पोस्ट पर कार्यरत थे। वे साल 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंस जो है ऑफिसर के रूप में जो है जुड़े हुए थे, सीएफओ के रूप में। बैंक ने साल 2019 में उनकी जगह श्रीनिवासन वैद्यनाथन को सीएफओ बनाया था। जगदीशन के पास जो है कुल 29 साल का अनुभव है। उन्होंने जो है फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन किया है। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास जो है इकोनॉमिक्स में मास्टर्ड की डिग्री है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ये प्रश्न। चलिए अब अपना जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है। उसके अनुसार जो है केंद्र सरकार ने बताया कि जनधन जो है खातों की संख्या कितनी हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि अभी 2020 में जो है जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी है, ये जारी किया गया है आंकड़ा। ठीक है, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो ये यहीं पे ये चीज़ पूछ रहा है कि जो आंकड़ा जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें जो है जनधन बैंक खातों की जो है संख्या कितनी बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए 60 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 80 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी है 40 करोड़। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस आंकड़े के अनुसार केंद्र सरकार ने बताया है कि जो जनधन बैंक खातों की संख्या है वो टोटल जो है 40 करोड़ हो चुकी है। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जो है लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, हालांकि जो है आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। जनधन खातों में सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले की ही जो है हासिल हुई है। इस योजना का मकसद जो है देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। टोटल कितना जो है वो खाता हो चुका है, लगभग कितना 40 करोड़। ठीक है, याद कर लीजिएगा जनधन वाला खाता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग। यदि आपको जो है इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो जाकर के एक बार टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए @स्टैंड अप क्लासेस लिख करके। ठीक है, वहाँ पे आपको इन जो है प्रश्नों का पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार फिर से दोहरा के याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ से मैं छाँट के लेके आया हूँ करंट अफेयर से आपके लिए। तो प्रश्न है आपका, निम्न में से जो है किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। तो निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से आंध्र प्रदेश ने जो है महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, ने जो है राज्य में बच्चों और महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और सीआईडी द्वारा जो है संयुक्त रूप से ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर साइबर अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था। ई रक्षाबंधन के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं को जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के जो है सहयोग से 1 महीने तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, देख लीजिएगा बार फिर से। हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, क्या है कार्यक्रम? एक मास्क अनेक जिंदगी जो है जागरूकता अभियान है ये। ठीक है, तो ये इसे थोड़ा डिटेल में जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के जो है शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा जो है 15 अगस्त तक जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया है। यानी ये 1 अगस्त से शुरू किया गया है और 15 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, शुरू किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में जो है गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जो है मास्क दान कर सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा ये कहाँ पे शुरू किया गया है? आपके मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। तो विश्व संस्कृत दिवस जो है 2020 में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 3 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 5 जून और ऑप्शन नंबर डी 2 अगस्त। तो मैं आपको बता दूं ये जो विश्व संस्कृत दिवस है ये इस साल 2020 में जो है 3 अगस्त को मनाया गया है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए क्या चीज़ है ये। तो हर साल जो है सावन पूर्णिमा के दिन जो है विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सावन पूर्णिमा को जो है विश्व संस्कृत रूप के दिवस में मनाया जाता है हर साल। इसे जो है रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को यानी 3 अगस्त 2020 को मनाया गया है। ये हर साल जो है सेम नहीं होता है। ठीक है, जिस दिन रक्षाबंधन पड़ता है उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस। तो फिर आगे क्या दिया हुआ है? यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जो है इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। ठीक है, संस्कृत को भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार सावन मास की जो है पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक से जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन जो है नामक, संजीवनी नहीं है संजीवन है, संजीवन नामक से जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो संजीवन जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इसे जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। किसने किया है? बिहार सरकार ने लॉन्च किया। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस जो है मोबाइल ऐप का मकसद क्या है इसको लॉन्च करने का, आइए जो है हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने हाल ही में, देखिए यहाँ पे डिटेल में बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप पूरी डिटेल में जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे। आपको एक जगह से नहीं याद आएगा तो दूसरी चीज़ यदि आपको याद रहेगा तो आप करेक्ट आंसर जो है उसका पता लगा सकते हैं दूसरी चीज़ से। ठीक है, क्या दिया हुआ है? बिहार सरकार ने हाल ही में जो संजीवन ऐप जो है लॉन्च किया है, कोरोना संक्रमण के प्रसार को के जो है रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को जो है कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में चैट बॉट की भी व्यवस्था है जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये संजीवन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? बिहार राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है, बिहार राज्य के जो है सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? देख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी विवाद हुआ था चीन से और भारत से। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाँव में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में जो है पर्यटकों को जो है किस राज्य के गाँव में पर्यटकों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है? उत्तराखंड के। ठीक है, और ये निर्णय किसने लिया है? भारत सरकार ने लिया है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं ये निर्णय क्यों लिया गया है। तो उत्तराखंड चीन के साथ जो है लगभग 350 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा साझा करती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है।
साथ में केंद्र सरकार ने जो है भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, देख लीजिए क्यों किया गया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने भारत की सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली से जो है उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को जो है मुक्त कराना होगा। इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने का अनुमति देता है। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, तो कहाँ पे किया गया है, याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो हाल ही में किस मशहूर जो है नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए अमला शंकर, ऑप्शन नंबर बी मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर सी सितारा देवी और ऑप्शन नंबर डी शोभना नारायण। तो वो कौन थी जिनका जो है 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि एक मशहूर जो है नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी? तो उनका नाम था अमला शंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार जो है नृत्य के लिए मिल चुका है। दिया गया है, मशहूर नृत्यांगना अमला शंकर का हाल ही में जो कोलकाता में निधन हो गया। वे 101 वर्ष की थी तथा जो है अमला पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र की बीमारियों से जूझ रही थी। 1919 में अमला का जन्म जसोर, जो अब बांग्लादेश में स्थित में, हुआ था। अमला ने अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में, याद कर लीजिएगा, उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, वो कौन सी नृत्यांगना है जिनकी मृत्यु 2020 में हुई? ठीक है, वो 101 साल की थी और उन्हें जो है 2011 में किस जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और किस राज्य ने किया था? इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। यदि यही नहीं पता है आप सभी के लिए, कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, अभी हाल ही में मनाया भी गया है। तो कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 मई, ऑप्शन नंबर बी 10 जून, ऑप्शन नंबर सी 26 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च। ठीक है, तो जो आपका कारगिल विजय दिवस है वो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिवस है। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चलता रहा और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ था। ठीक है, 26 जुलाई को, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को ये जो है कारगिल युद्ध समाप्त भी हुआ था, जो कि टोटल 60 दिन चला था और 26 जुलाई को ही समाप्त हुआ और उसी समय भारत का विजय भी हुआ था। ठीक है, उस कारगिल युद्ध में। इसलिए जो है हम लोग 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है? कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में जो है ये मनाया जाता है। चलिए, तो याद कर लीजिएगा, हर साल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तो जो अगला प्रश्न है ये लास्ट प्रश्न है और ये आप सभी के लिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अप टू डेट रहते हैं करेंट अफेयर्स से, न्यूज़ से। ठीक है, मतलब ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली आपूर्ति पर रोक लगा दी है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। ठीक है, तो रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी ने मुझसे वादा किया था कि अगर क्लास पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं 500 लाइक्स रखता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग लाइक करके इस टारगेट को पूरा जरूर कर देंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस अब डेली आ रही हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।